हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप थोड़ा भी समाचार सुनते हैं या आप थोड़ी भी न्यूज पर नजर रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 2 हफ्ते में या पिछले 1-1.5 हफ्ते में आपने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के बारे में खबर जरूर सुनी होगी। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सालों की न्यूज देखें तो आप देखेंगे कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर जो हैं ये निरंतर समाचारों में बने रहे हैं। ये भी आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता होगा कि ये भारतीय जो सेनाएं हैं, मतलब सेना मतलब भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उसमें जो नॉन कमीशन्ड जो लोग काम करते हैं, कमीशन मतलब वो होते हैं जो अफसर होते हैं, जो गैर अफसर यानी कि जो एक आप तरह के जिनको आप कह सकते हैं सोल्जर, सिपाहियों की भर्ती का एक तरीका है भारत में। उनकी भर्ती का एक तरीका जो है ये था अग्निपथ योजना, या फिर ये है अग्निपथ योजना, जो कि बहुत समय से काफी विवादों में है। सरकार भी इस पर पुनर्विचार कर रही है, सेना भी इस पर पुनर्विचार कर रही है, और सरकार के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने भी यह कहा है कि हम सरकार से मांग करेंगे कि वो ये अग्निपथ योजना जो है इसको वापस ले ले और सेना में रिक्रूटमेंट जो होता है, भर्ती जो होती है, उसको पुराने तरीके पर ही ले जाए और ये अग्निपथ योजना को सरकार बंद कर दे। ऐसी मांग भी जनता दल यूनाइटेड ने करी है। तो हालांकि ये खबर पुरानी है भाई, 2 साल पहले 2022 में अग्निपथ योजना आई थी, उस समय सभी ने विस्तार से इसको पढ़ाया था। लेकिन आज मैं एक बार फिर से आपको अग्निपथ योजना वास्तविकता में है क्या, इस योजना में क्या किया जाता है, क्या इसका लॉजिक होता है, और इसमें जो है मतलब इसके पीछे सोच क्या थी और इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, इन सभी चीजों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सब कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है 20 मिनट 15 मिनट मेरे को इसमें लग जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको अग्निपथ योजना में कुछ भी और पढ़ने सुनने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह मेरा आपसे आग्रह है, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की जो अंतिम तिथि है वो है 15 जून, शाम को 6 बजे वाला बैच है। आपको इससे अगर जुड़ना है तो आप AJ लाइव कोड लगाइए जो मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, और आप 27,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज आपको 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस आपके चेक होंगे, आप जो भी उत्तर लिख के देंगे वो रोजाना चेक किए जाएंगे, आपको फीडबैक मिलेगा उन पर। साथ के साथ जो है आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी चर्चा अग्निपथ योजना पर। देखिए, आप में से काफी लोग, मैं मानता हूं, उत्तर प्रदेश से होंगे, बिहार से होंगे, पंजाब से भी हो सकते हैं, हरियाणा से भी हो सकते हैं। तो इन राज्यों में, राजस्थान से हो सकते हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। तो इन राज्यों में क्या होता है, सेना जो होती है वो एक बहुत बड़ा रिक्रूटर मानी जाती है। ये आपने देखा होगा। अब अगर आप मतलब मैं उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से आता हूं, आप अगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो आपको बड़े सारे यंग लड़के जो हैं, युवा लड़के दौड़ते हुए मिल जाएंगे, कसरत करते हुए मिल जाएंगे। और आप अगर उनमें से किसी से रोक के पूछे कि भाई ये तुम मतलब रोज सुबह आते हो, तुम्हारा शौक है क्या, तब वो आपको बताएंगे नहीं भैया, हम जो है हम सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये कॉमन सीन है, आपको मिल जाएगा। आप अगर आप यूपी बिहार कहीं से हैं या फिर आप राजस्थान से हैं, हरियाणा पंजाब, आपको वहां पे सुबह सुबह लड़के भागते हुए मिल जाएंगे, कसरत करते दिख जाएंगे, जिनका लक्ष्य जो है वो पिछले कई वर्षों से अपने आप को, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी एंट्रेंस एग्जाम जो भी उनको देना होता है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो है उनको मतलब एक भारतीय सेना में भर्ती मिल जाए। सेना में काम करना बहुत लोगों का सपना होता है। भारतीय सेना एक बहुत बड़ी सेना है, बहुत विशाल सेना है, बहुत ही सम्मानित सेना भी है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके खानदान में एक परंपरा बनी हुई है कि हर पीढ़ी में कुछ लोग सेना में जाते हैं, तो उनका भी सपना है कि वो सेना में काम करेंगे। और सेना में भर्ती चूंकि सरकार समय समय पर करती रहती है, तो उस भर्ती की तैयारी जो है युवा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सीन है, आपको हर जगह मिलेगा। तो हुआ क्या, कोविड का समय आया 2019-20 से, आप मान लीजिए भारत में कोविड आ गया,
तो सेना की भर्ती के लिए जो कैंप लगते थे समय समय पर, जहां पर सेना मास भर्ती करती थी कि भाई कैंप लगते थे, लोगों का शारीरिक परीक्षण होता था, उसके बाद उनको भर्ती के लिए बुला लिया जाता था, ये सारे कैंप लगने हो गए बंद। और तकरीबन 2-2.25 साल और उसके पहले भी कुछ समय तक सेना में भर्ती हो नहीं रही थी। उस समय जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, जो कि अभी भी रक्षा मंत्री हैं, मुझे याद है, वो अगर किसी चुनावी रैली में भी जाते थे या किसी सभा में भी जाते थे तो उनकी सभाओं में नारेबाजी होती थी, लोग कहते थे कि सेना में भर्ती आप खोलिए। ठीक है, अब भारतीय सेना जो है वो एक संकट से जूझ रही थी और यह संकट था पेंशन के बजट का संकट। देखिए, इसको कहानी की तरह सुना रहा हूं, कहानी की तरह ही समझिएगा तो ही जिंदगी भर याद रह जाएगा। तो भारतीय सेना में बहुत सारे अफसर काम करते हैं और भाई बात सही है, आपने लोगों को नौकरी दी है, आप उनको तनख्वाह देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन देखिए किसी भी एम्प्लॉई को सरकार क्योंकि लोगों को पेंशन देती है। अब पेंशन जो है वो एक ऐसा खर्चा है जिसको लेकर सरकार हमेशा से सोच में पड़ी रहती है कि यार ये पेंशन जो है, देखिए जब तक एम्प्लॉई काम कर रहा है तब तक तो चलिए वो सेवा दे रहा है, आप उसको इसलिए पेंशन दे रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन पेंशन उसको रिटायर होने के बाद मिलती है। तो भारतीय सेना का, भारतीय जहां पे मैं सेना कह रहा हूं वहां पे कृपया तीनों सेनाओं को शामिल माना जाए, सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों। जहां पर मैं सेना सामान्य तौर पे शब्द यूज कर रहा हूं, जब मैं थल सेना बोलना होगा तो मैं थल सेना ही बोलूंगा, जहां मैं सेना कह रहा हूं वहां पे आप तीनों को मान के चलिए। तो भारतीय सेना का जो पेंशन का बजट था, एक अनुमान के मुताबिक जो है वो तकरीबन 1.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। मैं आपको एक संख्या बताता हूं, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये टच कर रहा था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये नंबर और बढ़ने की आशंका थी। लोगों को लग रहा था कि ये नंबर जो है ये और बढ़ेगा। तो भारत की सेना का जो पेंशन बजट था ये 1.41 लाख करोड़ रुपए तक आ चुका था। और सरकार की नजर में, भाई किसी भी सरकार के लिए यह बात जरूरी होती है कि भाई सेना बहुत आवश्यक है, सही बात है, सेना को सुविधाएं देना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन यार यह बात भी आप समझिए, आप में से बहुत लोग प्रशासक बनेंगे आने वाले जीवन में, कि सरकार के लिए अपने बजट को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है, कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दे सकती। तो यह जो नंबर है यह सरकार को लगने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसी कारण कई साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई। अब सेना में जब भर्ती नहीं हुई तो सेना के अधिकारी भी शिकायत करने लगे। भाई ये बात भी तो याद रखिए, अगर आप सेना में कई वर्ष तक भर्ती नहीं करेंगे तो लोग रिटायर तो हर साल हो रहे हैं और आप नई भर्ती कर नहीं रहे हैं, तो आपकी सेना की जो क्षमता है उसको वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। सेना में जो लोग हैं, लोगों की संख्या कम हो जाएगी, औसत आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि युवा लोग आ नहीं रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो है लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं। तो सेना के अफसरान भी, सेना के अफसर भी सरकार से कहने लगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो भर्ती कीजिए, आप अगर नई भर्ती नहीं करेंगे तो फिर तो सेना की शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स भी आ गई, कुछ एक ऐसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर होते हैं, उन्होंने ये अनुसंधान करके, रिसर्च करके, रिपोर्ट करके ऐसी रिपोर्टें भी छाप दी कि भाई भारतीय सेना की शक्ति जो है वो घट रही है और ये तो भाई सरकार को बर्दाश्त नहीं हो सकता, मतलब होना भी नहीं चाहिए। किसी भी भारत जैसे देश की सरकार को यह कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हमारी सेना जो है, क्योंकि याद रखिए हम किसी बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे नेबरहुड में नहीं रहते, हमारा पड़ोस जो है वो भले ही हमें शांति में है हम, लेकिन ये शांति कब तक है इसकी कोई गारंटी है क्या? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चीन ने आसपास के सारे देशों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, हमारे यहां शांति कब तक है इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो हम अपनी सेना को कमजोर होने देना अफोर्ड नहीं कर सकते, यह बात तो क्लियर है। हमको सेना तो सशक्त लगेगी ही लगेगी, उस पर चाहे कितना भी खर्चा हो। तो अब सरकार ने एक तरीका सोचने के लिए काम करना शुरू किया कि यार कुछ तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे सेना में भर्ती भी होती रहे, युवा लोग भी आते रहें और साथ के साथ सेना में जो पेंशन का बजट है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। इन सारी चीजों को देखते हुए जून 2022 में सरकार क्या लेकर आई? सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम था अग्निपथ योजना। ठीक है, तो जून 2022 में सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा करी और यह कहा कि भाई अब से हम नॉन कमीशन्ड ऑफिसरों की भर्ती जो है वो हम इस योजना के तहत करेंगे और इस योजना के तहत जो लोग चयनित होंगे उनको अग्निवीर बुलाया जाएगा।
इनको अग्निवीर बुलाया जाएगा। ये लोग सैनिक होंगे भारतीय सेना में, इनको हम जो है अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें किया क्या गया, देखिए सरकार ने यह कहा, इसमें भर्ती कैसे होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। सरकार ने यह कहा कि हम जिस तरह से नॉर्मल भर्ती करते हैं सेना में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की, बिल्कुल वही तरीका रहेगा भर्ती का। इसके लिए आयु सीमा जो रखी गई, आयु सीमा क्या रखी गई कि 17.5 साल से लेकर पहले 21 साल तक रखी गई थी, बाद में विरोध के बाद इसको बढ़ा के 23 साल कर दिया गया। यानी कि 21.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के युवा जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो आपको सेना में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहां से बहुत बड़ा लेकिन आता है, यह नौकरी जो है यह मिलेगी 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि आपको सेना में नौकरी मिलेगी केवल 4 वर्ष के लिए। और 4 वर्ष के बाद क्या होगा भाई, मान ली एग्जांपल के लिए बताता हूं, सेना ने मान लो 100 लोगों का एक बैच भर्ती किया, 100 लोगों का बैच भर्ती किया। इन 100 लोगों को 6 महीने के आसपास की ट्रेनिंग मिलेगी, पहले 6 माह इनका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद बचे हुए 3.5 वर्ष ये लोग सेवा प्रदान करेंगे। और उस सेवा में इनसे कुछ भी कराया जा सकता है, जो भी एक नॉर्मल सैनिक की तरह इनके साथ आचरण किया जाएगा। जैसे कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि इनको कम ट्रेनिंग मिली है तो ये कहीं इनको सिंपल पोस्टिंग मिलेगी, सामान्य पोस्टिंग जैसी किसी सैनिक की होती है वैसे ही इनको दी जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, जब ये 4 वर्ष खत्म हो जाएंगे तब सेना 2 चीजें देखेगी। पहली चीज ये देखेगी, मैं फिर से दोहरा दूं, जहां पर मैं सेना कह रहा हूं वहां पे सेना, वहां पे थल सेना, वायु सेना, नौसेना तीनों शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें फर्क मत कीजिएगा कि मैं अतुल सर तो केवल सेना कह रहे हैं, सेना मतलब तीनों सेनाएं। जहां पे मुझे थल सेना कहना होगा वहां मैं थल सेना कहूंगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद सेना 2 चीजों पे गौर करेगी। वो 2 चीजें क्या है, छात्र की मेरिट, जो प्रत्याशी जिसने 4 साल यहां पे काम किया, ठीक है, उसकी मेरिट कि वो बढ़िया था या फिर नहीं बढ़िया था, यह देखा जाएगा। और उससे बड़ी कंडीशन है बेटा रिक्वायरमेंट, की आवश्यकता, कि सेना को उस समय कितने लोगों की आवश्यकता है। इसके आधार पर अधिकतम 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा, यह याद रखिएगा। यानी कि कितने लोगों को, अधिकतम 25%, अधिकतम 25% लोगों को जो है काम पर उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। ये क्या हो रहा है यार, हां, अधिकतम 25% लोग जो हैं इनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी, बाकी 75% को रवाना कर दिया जाएगा। उनकी सेना के साथ नौकरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। यह बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि 100 लोग जो लिए गए, इनमें से ज्यादा 25 लोग ऐसे हैं जिनको, और परमानेंट मतलब अगले 15 साल के लिए, ठीक है। तो इनमें से केवल 75, ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों को अगले 15 साल काम करने का मौका मिलेगा सेना के साथ। बाकी 75 या उससे ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाएगा, उनको आजाद कर दिया जाएगा, उनको फ्री कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई? तो भाई अब यहां पर ये किया गया, ये बात समझ में आई। अब देखिए इसके अलावा ये जो लोग 75, अब इसमें आप कहेंगे सर इससे पेंशन में क्या फायदा होगा, आपको बताता हूं। इसमें इनको तनख्वाह कैसे मिलने वाली थी, जो 4 वर्ष ये काम करने वाले हैं इनकी तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ने वाली थी, लेकिन कुल मिला के इनका वेतन जो था वो 30 से 40 हजार रुपए के बीच में होने वाला था। शुरुआत 30,000 से होने वाली थी, फिर वो बढ़ के 4 साल में 40,000 तक होने वाली थी। इस वेतन में से 30% जो है वो काटा जाने वाला था। इसमें एक निधि बनाई गई थी, ठीक है। वो निधि क्या थी भाई, सेवा निधि फंड। एक 30% जो है, मैं नाम भूल गया था फंड का, एक 30% जो है वो सेवा निधि फंड में डाला जाने वाला था। तो मान लीजिए आपको 40,000 रुपए की तनख्वाह है आपकी, तो 30% यानी कि 12,000 रुपए आपके डल जाएंगे सेवानिधि फंड में, 28,000 आपको हाथ में मिल जाएंगे। तो 30% सेवानिधि फंड इनकी तनख्वाह से कट के डलेगा, और 30% यानी कि सेम अमाउंट जो है वो सरकार भी सेवानिधि फंड में डालेगी। जैसे एम्प्लॉई का पीएफ होता है वैसे ही इनका सेवानिधि फंड हो गया। तो एक तरह से कैलकुलेशन ये कहती थी कि अगर 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मान लीजिए सेना आपको निकाल भी देती है,
मान लीजिए सेना यह भी कह देती है, जो कि 75% लोगों के साथ होने वाला था, कि भाई आपको जो है अब हम परमानेंट नौकरी नहीं देने वाले हैं, तो उस दशा में क्या होने वाला था, आपको एक आंकड़े के हिसाब से आप जो है करीब करीब 11.71 लाख रुपए जो है इतने पैसे व्यक्ति को मिलने वाले थे। 11.71 लाख रुपए मिलने वाले थे। और सरकार ने यह भी कहा कि यह आयकर मुक्त होंगे। ये जो आपको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, इस पर आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सरकार ने इसको ऐसे पिच किया कि यार आप 4 साल के लिए आइए, सेना में अपनी ट्रेनिंग लीजिए, सेना में 3-3.5 साल आप काम कीजिए, और उसके बाद अगर आपको परमानेंट नौकरी नहीं भी मिली तो भी यार अच्छा खासे पैसे हैं यार, 11-12 लाख रुपए, इतने टैक्स फ्री पैसे लेके आप चले जाओ। और अभी मान लो आप 17.5 साल की उम्र में आए थे, तो अभी तो आप 21.5 साल के ही हो, आप कहीं और अपना करियर बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकार ने यह भी कहा कि जिन लोगों को हम आजाद कर देंगे, जिनको हम परमानेंट नौकरी आगे नहीं देंगे, उनके पुनर्वास में भी हम सहायता करेंगे। हम कॉर्पोरेट इंडिया से भी सरकार ने अपील करी कि भाई आप इन लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दें। कुछ भारत के उद्योगपति थे, जैसे महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि अग्निवीर जो इस तरह के निकलेंगे उनको हम महिंद्रा ग्रुप में प्राथमिकता देंगे नौकरियां देने में। तो इस तरह की चीजें उठी, ये बात कही गई। तो भाई ये 11.71 लाख रुपए लेकर आप जो है बाहर निकल सकते हैं, ये आपको लाभ इसमें मिल जाएगा। सरकार ने इसके 2 बेनिफिट बताए कि हम ये योजना 2 कारणों से लाए हैं। पहला बेनिफिट सरकार ने बताया पेंशन। भाई सीधी सीधी बात है, तो जो लोग 4 साल नौकरी करके बाहर चले जाएंगे उनको किसी भी तरह की पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपने 4 साल काम किया, उन 4 सालों का ये पीएफ है, ये आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह की पेंशन की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया। तो पेंशन में सरकार की बचत होगी, जो कि एक निश्चित तौर पे सरकार का राजकोषीय घाटा कम करेगी। पहला और मुख्य मोटिव सरकार का यही था। दूसरा मोटिव सरकार ने बताया कि इससे क्या होगा, लोग सेना में कम समय के लिए रहेंगे और सेना युवा होगी। तो एक चीज जो सरकार ने कही वो थी सेना की औसत आयु। तो सरकार ने यह कहा कि भाई हमारे यहां क्योंकि जो जवान भर्ती होता है वो लंबे समय तक रहता है सेना में, तो इस कारण हमारी सेना की औसत आयु करीब 32 वर्ष हो चुकी है। और अगर हम अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को ठीक से लगाएंगे तो हमारी औसत आयु लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। ये एक अच्छा नंबर है। मतलब हाँ, आप यही चाहते हो ना यार, आपकी सेना युवा रहे। आप अपनी सेना को जो है जितना युवा रख पाओ उतना बेहतर है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। युवाओं में ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा क्षमता होती है, तो आप अपनी सेना को तो ज्यादा युवा रखना चाहोगे। तो सरकार ने कहा कि ये 2 बड़े लाभ जो है हमको होंगे। एक तो निश्चित तौर पे पेंशन के पैसे बचेंगे, और दूसरा जो है सेना की जो औसत आयु है वो भी 32 साल से गिर के 26 साल तक आ जाएगी। ये 2 बड़े बेनिफिट सरकार ने बताए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां तक तो अभी तक कोई समस्या नहीं है। ये कुल मिला के योजना थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो हमको पता ही है, इसमें कोई। अच्छा, इस बीच में सरकार ने यह भी कहा कि मान लीजिए कोई अग्निवीर जो है वो कर्तव्य में शहीद होता है। भाई होते हैं भाई, सेना के जवान हैं, कर्तव्य पथ पे उनकी जान भी जाती है बहुत बार। तो अगर कोई अग्निवीर जो है वो शहीद होता है तो उसको सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि उनको और कोई सुविधा नहीं मिलेंगी। अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और साथ के साथ जो बची हुई समय है, मान लीजिए अभी उसके 4 साल की सेवा में थे, 2 साल हुए थे, 2 साल बाकी थे, तो बची हुई समयावधि का वेतन भी मिलेगा। तो जो बचा हुआ टाइम है वो वेतन भी उसको मिलेगा। जो लेकिन 11.71 लाख थे फिर वो नहीं मिलेंगे, उसकी जगह ये 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई घायल होता है तो घायल किस तरह का घायल है उसके आधार पे था। करीब 44 लाख रुपए की अधिकतम सीमा थी कि 44 लाख रुपए तक की मदद जो है घायल को भी दी जाएगी। 44 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो घायल व्यक्तियों को भी दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर जो है वो अपने कर्तव्य पथ पे ट्रेनिंग के दौरान, या मान लीजिए कहीं कॉम्बैट में, कहीं युद्ध में वो घायल होता है, कि उसको किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो ये चीजें जो है वो यहां पर कर दी गई। ये बात क्लियर है। अच्छा, जिन लोगों को, ये बात याद रखिएगा, जो लोग 4 साल में रिटायर हो गए उनको तो कोई पेंशन मिलेगी ही नहीं,
लेकिन जो लोग परमानेंट भी किए जाएंगे 25% तक जो लोग थे, उनके भी पेंशन के साल कि आपने कितने साल पेंशन में कंट्रीब्यूट किया, उसमें ये पहले अग्निवीर वाले 4 साल काउंट नहीं किए जाएंगे। तो सरकार का मेन जो मकसद था वो था कि यार पेंशन जो है उसमें बचत कर पाना, ये एक बड़ा मकसद था सरकार का कि यार हम पेंशन के पैसे को बचा पाएं, जो कि हमारे बजट पे एक काफी बड़ा बोझ बन रही थी। ठीक है, अब यार जिस दिन से ये योजना की घोषणा हुई, उस दिन से इस योजना का हुआ जबरदस्त विरोध, और इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दलों ने नहीं किया, इसका विरोध काफी सेना के वेटरन्स ने भी किया। इनफैक्ट कई सारे वेटरन्स तो ऐसे हैं, तो आपने देखा होगा टीवी पे वो बड़ी मूंछों वाले एक आते हैं, बख्शी साहब, है ना, तो जो हमेशा सरकार के पक्ष की बातें करते हैं, उन लोगों ने भी इस योजना का विरोध किया और कहा कि यार ये योजना सही नहीं है, इससे भारतीय सेना की संस्कृति खराब होगी। तो इस योजना के कुछ प्रमुख विरोध क्या थे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, पहला विरोध जो इस सेना का था वो क्या था, ये भारतीय सेना में एक भेदभाव पैदा करेगी। इस योजना का जो पहला विरोध था वो था कि सेना में 2 क्लासेस पैदा हो जाएंगी, सेना में 2 वर्ग हो जाएंगे। एक वर्ग उन सिपाहियों का हो जाएगा। देखिए अभी क्या होता है, अगर आप में से किसी के परिवार में लोग सेना में हैं तो आप जानते होंगे, सेना में एकता की भावना तो यार बहुत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अगर सिपाही है वो दूसरे सिपाही को बहुत सम्मान, बड़ा प्यार, बड़ा इज्जत देता है, इससे, क्योंकि सब एक जैसे हैं। अब इसमें क्या है, सेना में 2 वर्ग बन जाएंगे। एक वर्ग वो होगा जिनके बारे में सबको पता है कि यार ये तो अग्निवीर है, अभी 3 साल में निकल जाएगा, 2 साल में निकल जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो सेना में सर्व करते आ रहे हैं। तो इन दोनों में एक फर्क पैदा हो जाएगा, सेना में 2 वर्ग बन जाएंगे, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं, इसको हम कह सकते हैं सेना में कमिटमेंट की कमी हो सकती है। कमिटमेंट की कमी का मतलब क्या है यार, देखो आज की तारीख में अगर आप में से कोई युवा देश का सेना में जाना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि मेरा करियर सेना में बनेगा, मैं सैनिक बनना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी सेना में गुजारना चाहता हूं, व्यक्ति ये सोचकर जाता है। अग्निवीर के बाद क्या हो सकता है, कोई आदमी जिसको लग रहा है यार और कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो 3-4 साल यहीं चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति, आप एक बार सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को यह लग रहा है कि यार ये तो 4 ही साल की नौकरी है, उसमें से भी पहला साल मान लो ट्रेनिंग वेनिंग में निकल गया, अब तीसरे साल में आप उस व्यक्ति को बोलोगे, या चौथा साल किसी व्यक्ति का चल रहा है, आप उसको बोलोगे एक खतरनाक जगह तुम्हारी पोस्टिंग है, वहां जाना होगा, आपको लगता है वो जाने के लिए आसानी से मानेगा? उसका कमिटमेंट तो कम है ना यार, उसको पता है कि मेरी 6-8 महीने की नौकरी और बची है, खत्म हो जाएगी यार, क्या ये सब, मैं तो आया ही 4 साल के लिए था। तो आमतौर पे सेना में आपको ज्यादा कमिटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि नौकरी का नेचर उस तरह का है। लेकिन यह माना गया कि इससे जो सेना में माफ कीजिएगा, जिस तरह के लोग आ सकते हैं, उनमें हो सकता है कमिटमेंट की कमी हो। ठीक है, तो भाई कमिटमेंट की कमी उनमें हो सकती है, यह एक इसका प्रमुख लाभ, प्रमुख नुकसान था, माफ कीजिएगा, प्रमुख आलोचना इसके बारे में बात की गई। अब कमिटमेंट की कमी से ही जुड़ा हुआ था कि नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, कि सैनिक जो है उसको हमेशा नौकरी की सुरक्षा की समस्या खाती रहेगी। भाई आप जब सेना में काम करते हो तो आप एक टीम की तरह काम करते हो, बात है कि नहीं है, ये बात सही है कि नहीं है, कि आप ये नहीं सोचते कि मेरा इंडिविजुअल प्रदर्शन कैसा है। ये तो जैसे किसी स्पोर्ट में भी होता है ना, कि आप इंडिविजुअल प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचते, टीम के प्रदर्शन के बारे में सोचते हो। पर यहां पर हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यार अगर मैंने ढंग से नहीं किया काम तो मेरे को तो 4 साल में निकाल देंगे। तो हर आदमी जो है खुद को ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, तो सेना का जो टीम वर्क है वो बाधित होगा। इस नौकरी की सुरक्षा की कमी के कारण लोगों का जो है वो टीम वर्क जो है वो बाधित होगा। एक बात फिर ये उठी कि यार आप लोगों को कह रहे हो कि मात्र 6 महीने का तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगा, क्या ये 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो काफी है? मतलब ये ट्रेनिंग तो बहुत कम है ना, क्या इतनी ट्रेनिंग काफी है लोगों को बड़ी उन्नत सेनाओं के सामने खड़ा कर देने के लिए? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी सेना को युवा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम अपनी सेना को अप्रशिक्षित भी कर रहे हैं। यह बात भी उठाई गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो है अपनी सेना को ये तो कह रहे हैं हम युवा कर लेंगे, लेकिन साथ के साथ हम जो है ये भी कर रहे हैं कि भाई वो उनको कुछ खास आता वाता नहीं है, वो तो बस ऐसे ही आदमी है, वो लड़के आ गए हैं, उनको आपने भेज दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसके अलावा एक और बात ये उठी कि जो लोग निकाले जाएंगे, जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी, वो निर्गत लोग जो हैं
उनसे क्या हो सकता है, सामाजिक खतरे हो सकते हैं। यह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस पर कई सारे सामाजिक विज्ञानियों ने आर्टिकल्स भी लिखे कि सोचिए, आपने लोगों को 4 साल सेना में भर्ती किया, गांव के लड़के, छोटे शहरों के लड़के जो हैं, आपने उनको 4 साल सेना में भर्ती किया, आपने उसको सशस्त्र ट्रेनिंग दी, आपने उनको हथियार चलाने सिखाए, लड़ना सिखाया, 3, साढ़े 3, 4 साल आपने उनसे नौकरी कराई, फिर उन्हें 10-11 लाख रुपए देके, 12 लाख रुपए देके आपने निकाल दिया। अब ज्यादा शिक्षा उनके पास है नहीं, रोजगार की दशा भारत में देखो हम सभी मानेंगे बहुत अच्छी है नहीं, तो इस बात की संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि इनको नौकरी मिल जाएगी। मिल सकती है, कॉर्पोरेट इंडिया ने कहा था हम प्रेफर करेंगे, लेकिन कहना दूसरी बात होती है, करना दूसरी बात होती है। ये कोई गारंटी तो है नहीं कि इनको नौकरी मिलेगी। तो ऐसे लड़के आप एक बार सोच के देखिए, 21-22 साल के या 23-24 साल के, मतलब 4 साल बाद 17.5 से अगर 21 के आप लड़के रख रहे हो तो वो कितने साल के होंगे, 21 से लेके 25 साल के लड़के निकलेंगे वो। तो 21 से 25 साल के ऐसे लड़के, ऐसे हजारों लड़के आपके शहरों में घूमना शुरू कर देंगे जिनको हथियारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिनको युद्ध की ट्रेनिंग मिल चुकी है, और अब वो बेरोजगार हैं। तो बेटा इनको पहला एम्प्लॉयर कौन मिल सकता है? पहला एम्प्लॉयर हो सकता है अपराध की दुनिया। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर आपको मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ समय पहले, तो ये जो पहलवान होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े पहलवान जो हैं आरोपों में जेल चले गए हैं इस कारण से, क्योंकि होता क्या है, पहलवानी में भी करियर आपका अच्छा रहता है जब तक आप पदक जीत के लाते हो। फिर एक पॉइंट के बाद जब आपका करियर कमजोर पड़ जाता है, तब आपको आमतौर पे अपराधी अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि आप पहलवान हो, आप शक्तिशाली हो, आप लड़ सकते हो, तो ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे ही या ये मांगू, ये भी एक सवाल उठाया गया कि ऐसे हजारों लाखों की संख्या में अगर सशस्त्र ट्रेनिंग वाले बेरोजगार हमारे शहरों में घूमेंगे, तो क्या इससे शहरों की सुरक्षा को दिक्कत नहीं होगी? क्या अपराधियों के लिए नए अपराधी रिक्रूट करना बहुत आसान नहीं हो जाएगा? कि बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपके ये घूम रहे हैं लोग, इन सबको पकड़ लो, इन सबको आप जो है पैसा देकर अपराधी बना दो। क्या यह आसान काम नहीं हो जाएगा? तो यह भी एक सवाल जो है ये निरंतर उठाया गया। तो भाई ये सवाल, ये कई तरह की आलोचनाएं उठी, और निश्चित तौर पे ये कहा गया कि बेसिकली सरकार क्या प्रयास कर रही है कि लोगों को जो रोजगार का एक अवसर था, लाखों लोग सेना के रोजगार पर निर्भर होते थे, उस अवसर को खत्म किया गया। तो भाई अब क्या हुआ, जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना मुद्दा बनाया बहुत बड़ा कि यह अग्निपथ योजना जो है, इसको हम जो है हटाएंगे, अगर हम सत्ता में आए तो इसको हम हटाएंगे। और यह देखा भी गया कि भाई शायद कुछ हद तक इस बात ने लोगों में क्लिक भी किया, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, पंजाब में ठीक रहा, हरियाणा में ठीक रहा, राजस्थान में ठीक रहा। तो कई राज्य जहां पर युवा इससे बड़े प्रभावित थे, वहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसीलिए चुनाव के पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, चुनाव के पहले भी ये 2 चीजें हो चुकी थी। एक तो ये थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम इस योजना में सुधार को तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि हम इस योजना में, माफ कीजिएगा, सुधार के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि ये योजना एकदम परफेक्ट है और एकदम आदर्श योजना है। हम योजना लेकर आए हैं, अगर इसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित तौर पे सुधार कर सकते हैं। यह बात राजनाथ सिंह साहब ने कही। अच्छा, इन द मीनवाइल आपको बता दूं, यह योजना चालू है। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत की थल सेना में करीब 40,000 लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है इस योजना के तहत। भारत की नेवी में, यानी कि भारत की नौसेना में करीब 7,835 लोगों की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। और भारत की वायुसेना में जब तक आज तक का मैं आपको समाचार बता रहा हूं, उसमें 4,955 लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो आपको नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मोटे मोटे नंबर देख लो, अभी थल सेना में 20,000 लोगों की ट्रेनिंग और चल रही है। तो अगर आप सीधे सीधे नंबर भी जोड़ लो तो 40 और 8 और 5 45 और 8 53,000 के आसपास लोग इस योजना के तहत भर्ती किए जा चुके हैं। तो राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हम पुनर्विचार को तैयार हैं। और अभी पिछले दिनों क्या हुआ, सेना ने भी अपने स्टेक होल्डर्स में इसका सर्वे कराया। तो सेना ने भी एक प्रक्रिया प्रारंभ करी कि भाई हम भी अपने स्टेक होल्डर्स में एक बार एक सर्वेक्षण कराएंगे और ये देखेंगे कि ये योजना जो है ये ठीक है कि नहीं है।
भाई जो लोग भर्ती हुए, जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सबसे हम क्वेश्चनर देंगे, उन सबको उनसे पूछेंगे कि भाई क्या ठीक लोग आ रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसके आधार पर सेना ने भी अभी ये आ रहा है कि कुछ सुधार जो हैं सेना ने भी सजेस्ट किए हैं। तो सेना के सुधार का सजेशन क्या है? एक तो जिन लोगों को आप रिटेन कर रहे हो, जिनको आप परमानेंट कर रहे हो, उसको 25% से बढ़ाकर 60 से 70% कर दो। एक मांग तो सेना ने यह करी है कि भाई 25% बहुत कम नंबर है, इसके कारण बहुत ज्यादा लोग बड़े कैजुअल दिमाग के साथ आते हैं, तो इसके लिए आप इसको 60 से 70% कर दो। सेवा काल भी जो है आपका, सेवा काल भी जो है ये आप 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 से 7 वर्ष कर दो। 7 वर्ष के आसपास जो है सेवा काल, 7 से 8 वर्ष, माफ कीजिएगा 6 से 7 नहीं, क्षमा कीजिएगा 7 से 8 है। ये सेवा काल भी जो है ये 7 से 8 वर्ष बढ़ाकर कर देना चाहिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो लोग निकलते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी को हायर किया जाए। जैसे भाई एग्जिट मैनेजमेंट होता है ना, कोई आदमी नौकरी छोड़कर जाता है तो उनका प्लेसमेंट ठीक से हो, उनको अच्छे से कोई स्किल चाहिए तो वो सिखा दी जाए, उनका कहीं नौकरी लग जाए। इसके लिए उनका, जिसको हम कहते हैं निर्गत प्रबंधन, कि जो आदमी बाहर जा रहा है उसके प्रबंधन की भी अच्छे से व्यवस्था की जाए। ये सारी चीजें जो है ये सेना ने कहा है कि ये कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उनमें 23 वर्ष से कम के आयु के व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ये कुछ अनुशंसाएं हैं सेना की, अभी स्वीकार हुई नहीं है। अगर इन पर क्या कदम सरकार उठाती है, इन पर क्या चर्चा होती है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि अग्निपथ योजना को लेकर ये जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। बिहार की जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, जो अभी सरकार की सहयोगी है, उसने भी अपने चुनाव में ये वादा किया था कि हम इस योजना को वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे, और अब वो सरकार से कह रही है कि आप इस योजना को हटा लें, वापस कर लें। तो मुझे लगता नहीं कि ये योजना वापस की जाएगी, लेकिन हां, इसमें सुधार के लिए क्योंकि सरकार तैयार है और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए, तो इसमें आने वाले दिनों में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अग्निपथ योजना का आपको A to Z जो है ये सब समझ में आ गया होगा। और इसमें और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे प्रयास करूंगा कि उनके उत्तर मैं जरूर दूं। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो, उससे जुड़ने की लास्ट डेट 15 तारीख है, कल से शुरू हुआ है वो। ठीक है, याद रखिएगा कल इंट्रो क्लास थी, तो आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री के, मेंस के आपके आंसर बुक रोज चेक होंगी, आपको फीडबैक मिलेगा कि आपके सवाल में क्या गलतियां हैं आपको बताया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस में शामिल होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।